हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य, मुगल सल्तनत के बारे में। मुगल कौन थे, मुगल किसके वंशज थे और मुगल काल का संस्थापक, मुगल काल कब से कब तक चला और उसका संस्थापक कौन था, मुगलों का संस्थापक कौन था, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, ठीक है, माता की ओर से वे किसके वंशज थे? मंगोल शासक चंगेज खान के, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, इसे याद रखिएगा, चंगेज खान के, माता की ओर से वे चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि माता की ओर से वे चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे तैमूर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तैमूर के बारे में क्या बताया गया है कि वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की का शासक था और उसकी मृत्यु 1404 में हुई। ठीक है, उसके वंशज थे। तो क्या आपने पढ़ा कि माता की ओर से जो मुगल थे वो चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से जो मुगल थे वो तैमूर के उत्तराधिकारी थे। अब देखिए कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ऐसा क्यों था भाई कि मुगल होकर अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते थे, इसके बारे में देखिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो अपनी माता की तरफ से जो उत्तराधिकारी थे वो चंगेज खान के, वो बहुत ही क्रूर शासक था। चंगेज खान जो था ना, वो बहुत ही क्रूर शासक था और उससे जुड़ी स्मृतियां, उससे जुड़ी जो यादें थी वो लाखों व्यक्तियों, सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। क्योंकि उसने अपने शासनकाल में बहुत ही क्रूरता से अपने शासन को चलाया था और वह बहुत ही क्रूर शासक था। उसने बहुत ही नरसंहार करवाए थे और लोगों की जान बहुत ही क्रूरता से वह ले लेता था। ठीक है, बहुत ही अय्याशी करता था। इसीलिए वे चंगेज खान के तरफ से जो मुगल या मंगोल कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये कारण था कि मुगल होकर अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। ठीक है, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। ठीक है, अब देखिए कि दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व थे। अपने पिता के तरफ से वे तैमूर के वंशज थे, तो उसके वंशज होने पर वे गर्व का अनुभव करते थे। क्यों करते थे? ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तैमूर ने 1398 में, ठीक है, तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वे तैमूर का वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। और चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां लाखों व्यक्तियों के, लाखों, सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इसलिए वे मुगल या मंगोल कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, अभी हम नीचे बाबर के बारे में पढ़ेंगे, नीचे हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, अधिकतर मुगल शासक तुर्क, ठीक है, तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर के बारे में यहाँ बातें बताई गई हैं। बाबर देखिए 1526 ईस्वी में भारत में आया और उसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर भारत पर आक्रमण करके वो यहाँ का शासक बन गया। ठीक है, युद्ध में उसने विजय पाई और वह यहाँ का शासक बन गया। और मुगल काल का जो शुरुआत हुआ वो 1526 से हुआ था। और मुगल का संस्थापक कौन था? ठीक है, मुगल जो शासन चला भारत देश में उसका संस्थापक बाबर ही था। ठीक है, तो पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है बाबर के बारे में। पहली चीज है बाबर के बारे में कि बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 1526 में मैंने आपको बताया अभी कि 1526 में वह भारत आया और उसने आक्रमण किया। ठीक है,
तो 1526 से 1530 तक इसने शासन किया बाबर ने। दूसरा है कि 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। ठीक है, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और 24 फरवरी 1483 को 24 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। कहाँ? फरगना में। ठीक है, फरगना में इसका जन्म हुआ था। थर्ड चीज है कि बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जो हमने देखा अभी कि माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। तो पिता की ओर से जो बाबर था वो तैमूर का 5वां, ठीक है, और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था बाबर। अब देखिए फोर्थ है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। ठीक है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, यहाँ से बाबर के पिता का नाम पता चलता है कि बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। वो फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। और अभी आपने ऊपर देखा कि फरगना में ही इसका जन्म हुआ था। यहाँ आपने सेकंड पॉइंट में देखा था कि फरगना में बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को और इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे बाबर के पिता। फिफ्थ चीज है कि बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। फरगना की गद्दी पर कब बैठा बाबर? जाहिर सी बात है कि उसके पिता वहां के शासक थे, तो अब उसके बेटे को गद्दी मिलेगी। तो कब बैठा? 8 जून, ठीक है, 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बाबर बैठ गया। सिक्स्थ चीज है कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली 1507 ईस्वी में और इस उपाधि को किसी तैमूर शासक ने अब तक धारण नहीं किया था। यह पहला तैमूर शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखिए सेवेंथ है, बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी। ठीक है, बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। ठीक है, फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। इसका मतलब ये हुआ कि फारसी वह बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। उसने चगताई में बाबर नामा के अपने नाम से जीवनी लिखी थी। ठीक है, चगताई भाषा में बाबर ने बाबरनामा नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। अपने बारे में अपनी पूरी जीवन की कहानी लिखी थी और उसके पूरे जीवनी को क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। और वो किस भाषा में उसने लिखी थी? चगताई भाषा में। ठीक है, एर्थ पॉइंट है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, देखिए क्या है कि 1526 ईस्वी में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, भारत की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया। और उस समय कौन शासक था? तो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। वो शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली पर। ठीक है, तो उसने 1526 में पानीपत का एक युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत के युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, यहाँ दिल्ली पर आक्रमण किया। वहां शासक थे इब्राहिम लोदी और उस समय इब्राहिम लोदी की हार हो गई। ठीक, और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 9th पॉइंट है कि इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। इस वंश का संस्थापक मतलब मुगल वंश का संस्थापक। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऊपर मैंने आपको कई बार बताया इसके पहले कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये था और 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था बाबर ने।
10th पॉइंट है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 11th पॉइंट देखते हैं। 11th पॉइंट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया। यहां से एक बात उभर के आती है कि देखिए भारत के जो शासक थे ना, भारत के जो शासक थे वो बाहरियों को, बाहरी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। बताइए, अपने ही राज्य, अपने ही देश पर आक्रमण करने के लिए ये बाहरी लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा बहुत ही वीर राजा थे ये भी, और पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, ठीक है। अभी आपने इब्राहिम लोधी ऊपर देखा था, तो बताइए ये भी लोधी वंश का ही शासक है और इसने निमंत्रण दिया था बाबर को कि आक्रमण आप कर सकते हैं। आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और बाद में बाबर ने जब भारत पर शासन जमा लिया तो उसने राणा सांगा को भी अपने युद्ध से पराजित कर दिया, ठीक है, और उनका भी शासन छीन लिया था। तो देखिए यहां से वो बात उभर के आती है कि अपने ही देश से जो गद्दारी करे उसकी क्या हालत होती है, इससे तो आप जान ही चुके हैं। क्वेश्चन 12th है, 12th टॉपिक है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, पहला पानीपत का युद्ध, जो वो आते ही वह जब भारत में आया तभी वह लड़ा पानीपत का युद्ध, ठीक है, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। बाबर ने पहला युद्ध जो लड़ा वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था और बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध जो लड़ा उसने लड़ा खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध। और कब लड़ा? तो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, और इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया उससे आपको कंक्लूजन मिल गया होगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए राणा सांगा जो है उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, ठीक है। राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और यहाँ देखिए खानवा के युद्ध में बाबर ने इन्हीं को हरा दिया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राणा सांगा को 17 मार्च 1527 में बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इन्हें हरा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 29 मार्च 1528 को, 29 मार्च 1528 को लड़ा गया। उसमें मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ, ठीक है। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। तो आप देखेंगे कि बाबर ने सभी युद्धों में लगातार जीत ही हासिल की। इसमें भी देखिए चौथा पॉइंट है घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो इसमें देखिए 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ। ये युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। यहाँ भी बाबर ने जीत हासिल की थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े। पहला पानीपत का युद्ध जिसमें उसकी जीत हुई, ठीक है, बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध जिसमें बाबर की जीत हुई। और नीचे हम देखा घाघर का युद्ध जिसमें बाबर की जीत हुई। तो बाबर ने 4 ये युद्ध लड़े और चारों में उसकी विजय हुई थी। 13 पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। पानीपत के प्रथम युद्ध जो किससे किससे हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। 14th पॉइंट है उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे। उस्ताद अली, ठीक है, बाबर के 2 निशानेबाज कौन कौन थे? तो आंसर होगा उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है। तो उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उसमें इन्होंने भाग लिया था। 15वां टॉपिक है, 15वां पॉइंट है कि पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकर एवं सगे संबंधियों में बांट दिया, ठीक है। पानीपत
के युद्ध में जो उसने धन लूटा था, पानीपत के युद्ध में, उसे उसने सैनिक अधिकारियों, नौकर, सगे संबंधियों में बांट दिया था। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बंटवारे में हुमायूं को क्या मिला? हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा किससे छीना गया था? तो ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार के आधे धन का खर्च पूरा किया जा सकता था। अब देखिए कि कोहिनूर हीरा की वैल्यू कितनी है कि संसार के आधे दिन का पूरा खर्च किया जा सकता था। संसार के आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। ठीक है, यानी संसार में जितने भी लोग हैं उसमें आधे दिन में वो जितना खर्च करेंगे उस कोहिनूर हीरा से वो पूरा हो सकता था। किसे छीना गया था? ये नरेश राजा विक्रमजीत से, ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से ये छीना गया था। और किसको मिला? हुमायूं को मिला कोहिनूर हीरा। ठीक है, अब सोचिए कि ये कितना एक्सपेंसिव था, कितना महंगा था, इसकी वैल्यू क्या थी। 16 है, भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, यानी पूछ देगा कहीं कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी, किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। ठीक है, बाबर को दी गई थी कलंदर की उपाधि। और क्यों दी गई थी पूछ देगा तो आप ये लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं कि भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार दिया था। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। 17वां पॉइंट है कि खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी का उपाधि दिया गया। ठीक है, अभी यहाँ हमने ऊपर देखा कि कलंदर का उपाधि दिया गया था और खानवा के युद्ध में जब इसने जीता बाबर ने तो उसे गाजी का उपाधि दिया गया। ठीक है, तो ये दो उपाधियां हो गई यहाँ पे कि कलंदर बाबर को उपाधि दी गई थी और खानवा के युद्ध में जीत के बाद इसे गाजी की भी उपाधि दे दी गई। 18वां पॉइंट है कि 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 48 साल का था बाबर तब जब इसकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई? तो 27 सितंबर में 1530 ईस्वी को। ठीक है, आगरा में 48 साल में 27 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो डेट क्या था? 27 सितंबर 1530 ईस्वी और आगरा में हुई थी। 48 साल का उस समय था बाबर। 19वां पॉइंट है कि बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ठीक है, बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे आप कि पहले उसके शव को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए, जैसे इसने पहले ही चुन के रखा था कि हमारे शव को यहीं दफनाना, तो उसके चुने गए स्थान पर काबुल में दफनाया गया और वहीं पे काबुल में ही उसका मकबरा स्थित है, बना हुआ है। और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र हुमायूं, उसका बड़ा पुत्र हुमायूं था, वह मुगल बादशाह बना। ठीक है, 20वां पॉइंट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी जिसकी अनुवाद के बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो इस तरह देखेंगे कि बाबर ने अपनी जीवनी खुद लिखी, अपनी आत्मकथा वह खुद लिखा। ठीक है, और क्या नाम था उसकी आत्मकथा का? तो बाबर। और इसका अनुवाद किसने किया, यानी उसको ट्रांसलेट किसने किया दूसरी भाषा में? तो वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। 21वीं पॉइंट है कि बाबर को मुंबई यान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, बाबर को मुंबई यान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, 22वीं पॉइंट हमारी लास्ट है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं।
बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं था, तो बाबर का उत्तराधिकारी भी हुमायूं हुआ। ठीक है, तो होप करता हूं कि बाबर के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुगल कौन थे, मुगल किसके वंशज थे और भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।